हेलो। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी एकदम क्लियर। जी। कैसे हैं आप? जी एकदम ठीक हो। हाँ, मतलब एक्चुअली वही थोड़ा सा ज्वाइन होने में इश्यूज होते हैं। अम, अभी थोड़ी देर में वेट करते हैं, ताकि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ें। फिर हाँ। स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ओके। आई थिंक कैन स्टार्ट बिकॉज स्लोली स्लोली सब ज्वाइन हो जाएंगे, है ना? ओके फाइन। जी। अम, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम लोहनी है। और मैं इस मंच पे, इस कला मंच और इस आर्टिस्ट जर्नी इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि सब सुखी और संपन्न होंगे और सब अपनी कलाओं में यूं ही जुड़े रहें और जुड़ते रहें। और इन कलाओं के मंचों पे भी सब आते रहें, यही मैं आशा करता हूँ। नित्य नाट्य कला संगीत संध्या की आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मधुरा मुखर्जी मैम। मोस्ट वेलकम मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जैसे कि मैम, हम डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। कि कला एक समंदर जैसी होती है कि जिसमें हम लोग एक चीटे या नदी या तालाब, इस कैटेगरी में होते हैं। डिपेंड करता है जिस तरीके से हम एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते रहते हैं। सो आपका भवसागर आपको मिलने कब कब शुरू हुआ? आपका कला का भवसागर आपसे कब मिला और किस तरह आपकी शुरुआत हुई, ये हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये मेरे खून में है। मेरी मदर जो है उनसे मुझे मिला है। एक्चुअली मेरे माँ के साइड से ही ये मेरे खून में है। मेरी माँ बाय प्रोफेशन वो एक प्रोफेसर थे, रिटायर कर चुके हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट है। वो कथक में स्पेशलाइजेशन करे है। भरतनाट्यम उनका था लेकिन उन्होंने कथक में स्पेशलाइजेशन किया था। कथक के अलावा भरतनाट्यम, कथाकली, मणिपुरी भी उन्होंने सीखे थे। और मेरी मासी जो अभी एक बहुत ही रिनोन्ड थिएटर एक्ट्रेस है, वो भरतनाट्यम में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी है। तो जब मैं अपनी माँ के कोख में थी तो वो उस सिचुएशन में भी अपना डांस इंस्टीट्यूशन चलाते थे। और वहाँ से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। मेरे जन्म के बाद भी मुझे गोद में लेकर वो क्लासेस करवाते थे और मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो वो देखते देखते मुझे भी आ गया। और बोलते हैं ना कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं, तो जी। मैंने बोलना सीखा था हमारे क्लासिकल डांस में जो मुद्रा होता है जी। उस उच्चारण से। क्योंकि मेरी मासी जब यूनिवर्सिटी से वापस आती थी कॉलेज क्लास करके, तो वो मुझे वो मुद्रा श्लोकम वो सुनाती थी और वो सुन सुन के मैं सो जाती थी। तो वहां से मैंने बोलना सीखा। फिर मेरा जो बच्चे कदम रखते हैं, तो मैंने कदम रखा घुंघरू पहन के। तो मेरे नाना जी, बड़े नाना जी, उन्होंने मेरे लिए घुंघरू बनाए थे। तो ऐसे ये चला मेरे ननिहाल में। एक म्यूजिकल ट्रुप था वहाँ पे। मेरी छोटी मौसी सिंगिंग में थे। मेरी माँ, मेरी मासी, ये लोग डांस में थे और मेरे मामा इंस्ट्रूमेंट में थे, तबला जी। बजाते थे। तो इन लोगों का ट्रूप रहता था, ये लोग प्रोग्राम करते थे। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये मेरा चलता रहा कि इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। पढ़ाई के साथ भी ये चलता है, कोई रोक टोक नहीं है। मेरी माँ मासी कभी भी अपने एग्जाम के लिए
संगीत नृत्य का साधना नहीं छोड़े थे, तो मैंने भी अपना पूरा जो एजुकेशन, मैं हिस्ट्री में मास्टर्स करी हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने कभी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी डांस क्लास या प्रोग्राम मिस नहीं किया है। तो ये मेरा जर्नी चला, तो आफ्टर दैट वो चलता रहा, तो ये मेरा स्टार्टिंग था। ये वही होता है ना कि जब आपने ब्लड लाइन वाला बोला ना कि मेरे ब्लड में, बट जब आपने वो पॉइंट किया, वो आयरनी बताई कि वो एग्जैक्ट कि मैं मदर की जब कोख में थी, गोद में थी, पेट में, तो तब वो जर्नी स्टार्ट हुआ, है ना। सो वो बड़ा खूबसूरत चीज होता है, बिकॉज अब तो फिर भी इतना एक्सपोजर है, बट जिससे जिस टाइम से आप आते हैं या जिस टाइम से हम लोग आते हैं, है ना, अब थोड़ा इजी है, जो बच्चे 2015 या 16 से ज्वाइन करते हैं या एक इस एज तक वो पहुंच गए कि उनने 10-11 ईयर कर लिया। बट हमारे टाइम पे चैलेंजिंग था, कोई घर से कहीं चाहता था या कुछ, लेकिन पेरेंट्स अगर सपोर्टिंग हो तो बहुत अच्छी चीज होती है ना। और जी। ऑब्वियसली आप स्टडी में अच्छी रही तो पेरेंट्स ने वो भी नहीं बोला कि स्टडी खराब हो रहा है, वो खुद ही आर्टिस्ट थे, तो है ना। तो उससे उधर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज जब आपने बोला ना मास्टर इन हिस्ट्री, आई लव हिस्ट्री, सो मुझे इसलिए वो थोड़ा सा स्माइल आया था वहां पे कि हिस्ट्री, ओ अब तो अच्छी बात है ना। सो मैम, जैसे कि हर कला में हम जब जुड़ते हैं, बचपन में खासकर एक अट्रैक्शन होता है, या घर वाले भेजते हैं, या जिसके भी इंस्पायर, जिससे भी इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके इंसान जाता है। बट आपको तो बहुत ब्लिसफुल इन्फ्लुएंस मिला, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस था, बिकॉज घर वाले ही पूरा एक तरीके से पूरा फैमिली ही इन्वॉल्व था म्यूजिक में, है ना, म्यूजिक एंड डांस में। सो आप किस तरीके से, जैसे क्लासेस जाते हैं बच्चे, है ना, तो ज्यादा बोले तो बोर हो जाते हैं, ज्यादा डांस करने में थक जाएंगे, है ना। सो वो लाइफ आपका कैसे रहा, कि एक सीखना, लर्निंग टीचर के साथ? जी। अ, मेरे 16 साल तक मैं जब मतलब क्लास 10 जो जी। एग्ज़ाम होता है, उस एज तक मैं अपने मेरे माँ से ही मेरा ट्रेनिंग हुआ था। जो मेथोडिकल ट्रेनिंग बोलते हैं कि टीचर और गुरु और स्टूडेंट का जो है, मेरा वो कभी था नहीं, क्योंकि मेरी माँ स्टूडेंट्स को सिखाती थी और बोलते थे कि तुम देख के करो। तो वो देख देख कर मैं करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को जैसे सिखाते थे कि हाँ तुम्हारा हाथ ऐसा हो, तुम ये करो, मुद्रा पकड़ो, तो वो बाकी को बोलते थे और मैं वो देख देख कर कॉपी करती थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी ऐसे इंडिविजुअल ट्रेनिंग नहीं दिया था, और मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट मेरे पेरेंट्स थे। तो एक्चुअली जो हम लोग हमारे क्षेत्र में जो आरंगत्रम का बोलते हैं कि एक मार्गम जी। कंप्लीट करो, जी। तो वो मेरा क्लास 10 में ही कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मेरे माँ ने मुझे बोला कि अब तुम्हें दूसरे गुरु के पास जाना है, क्योंकि एक मार्गम तुम्हारा हो गया है। और सिर्फ भरतनाट्यम में नहीं, मुझे कथक भी आता है, मैंने विशारद कथक में भी किया है। भरतनाट्यम में तो 2-3 जगह से विशारद हुआ है और भी स्पेशलाइजेशन हुआ है। तो आफ्टर 10, मेरा क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद मेरा दूसरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और जो बोलते हैं कि हायर स्टडीज़ और प्रोफेशनल डांसिंग मेरा पैरेलली चला है। 11-12 उसके साथ हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम, उसके बाद ग्रेजुएशन का 3 साल बीए ऑनर्स था, और मेरा मास्टर्स, तो मेरा पैरेलली चला है, कभी रुका नहीं है। मेरे माँ के बाद मेरे माँ के एक टीचर थे, शाश्वती सेनगुप्त, जी। उनके पास मैं 2-3 साल करी हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे भरतनाट्यम में ही करना है, क्योंकि मेरा दोनों ही विशारद कंप्लीट हो गया था, कथक और भरतनाट्यम। एक टाइम में मुझे लगा था कि मैं शायद कथक में स्पेशलाइज करूं। मुझे जयपुर घराना और लखनऊ घराना कथक का दोनों स्टाइल आता है, जी। लेकिन ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी,
तब कुछ भरतनाट्यम के कुछ अष्टकम मैं कर रही थी वहाँ पे, शिवाष्टकम कर रही थी। तो वो सीखते सीखते मुझे लगा कि नहीं, मैं स्पेशलाइजेशन करूँगी तो मैं भरतनाट्यम में ही करूँगी, क्योंकि जी। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भरतनाट्यम में आने लगा। तो उसके बाद मैं कोलकाता में कलामंडलम स्टाइल सीखने लगी। जी। मेरी जो कोलकाता के जो टीचर है जोईता घोष, उनके पास मैं करीबन 7-8 साल कलामंडलम स्टाइल करी हूँ। तब तक तो मेरा मास्टर्स भी ख़त्म हो गया था और मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने लग गई थी। हमारे जो स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं WBCS, तो मैंने वो उनका भी प्रिलिमिनरी मैंने क्लियर कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने मेरा मेंस का जो इस बीच चलते चलते मेरा शादी तय हुआ। मेरा डांसिंग और बाकी सब तो चलता ही रहा। तो शादी के बाद फॉर्चुनेटली गुरुजी, पद्म भूषण गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन से मेरा मुलाकात हुआ। तो अभी उनका ही मैं डिसाइपल हूँ और उनसे ही सब कुछ चल रहा है। बिकॉज वो जो एक आर्टिस्ट को बोलते हैं कि एज नॉर्मल पर्सन से ज्यादा थिंकिंग होता है, उतना ही ज्यादा इमोशनल भी होता है, तो उतना ही अनबैलेंस भी होता है माइंड इन अ गुड सेंस ऑल्सो, और एक ज्यादा ओवर इमोशनल भी। तो लेकिन एक हेल्पफुल ये होता है कि एक राइट ट्रुथ अपने आर्ट का, अपनी लाइफ जर्नी का एक वो आंसर मिल जाता है। अगर दो आंसर भी है तो उसमें से कौन सा आंसर एक अच्छी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, है ना। सो आपका वो डिसाइड हो चुका था, है ना। सो फिर वहां से कंटिन्यूस जर्नी आगे को बढ़ी। सो वो बहुत अच्छी चीज होती है, बिकॉज ये नहीं कि हम कौन सा स्टाइल कर रहे हैं, कौन सी आर्ट को चूज कर रहे हैं, बट सबसे मेन होता है कि हमें बहुत बाद में जाके ना पता चले कि मेरी चॉइस मे भी उसमें थी, है ना। वो बहुत ब्लेस्ड फीलिंग होता है कि राइट टाइम पे ही और बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाना, है ना। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि संगीत और नृत्य ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई कम है, दोनों एक दूसरे का आलिंगन है, कि दोनों एक दूसरे से वियोग भी नहीं झेल सकते और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते, बिकॉज वो एक ही चीज है ना। हम आज ये कह रहे थे कि म्यूजिशियन है या डांसर, बट वो दोनों एक ही समागम है दोनों चीज का। सो घुंघरू जो होता है, सो आई थिंक सारे डांस फॉर्म में ही घुंघरू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम फोकस करें इंडियन फोक एंड इंडियन क्लासिकल डांस में। सो आपका जो घुंघरू होते हैं कि आपके घुंघरू हमेशा आपको डिनोट करते रहे। बचपन में वो बताया कि अच्छा देखते हैं, कॉपी मतलब कॉपी नहीं, बट कि बच्चों को देख के करते हैं। वहां पे एक घुंघरू था, एक घुंघरू तब था जब आप कथक एंड भरतनाट्यम बोध कर रहे थे, और एक घुंघरू अब है ना। कि तो आपका आपके घुंघरू से क्या रिलेशन है और किस वे में रिलेशन है। बोलते हैं ना बच्चे को उनके, मैं तो चलना सीखी हूँ घुंघरू पहन के। मेरे नाना जी ने तो मैं जब छोटी छोटी कदमों में चल रही थी तो घुंघरू बांध दिए थे मेरे पैरों में, जी। और वो मैं झूम झूम करके घूमती थी, तो उन लोगों को बहुत पसंद आता था। तो बाद में बड़ी होती गई तब इसका वैल्यू समझ में आया कि चलो क्या है। और जब कथक करती थी तो जो हम लोग थ्रेड के घुंघरू बांधते हैं जी। वो पहनना पड़ता था, और भरतनाट्यम में उसको स्विफ्ट करना पड़ता था। जी। इतना ज्यादा आप घुंघरू नहीं पहन सकते हो भरतनाट्यम में, क्योंकि वो हाफ सीट पोस्चर जिसको हम आरामंडी बोलते हैं, वो इतना घुंघरू पहन के तो आप नहीं करोगे। जी। हाँ, एक प्रॉब्लम होता था जब चेंज होता था कि आप 1-1.5 घंटा कथक का वो पहने हो, उसके बाद चेंज करके आपको भरतनाट्यम में आना है। जी। भरतनाट्यम में घुंघरू आपको पहनना होता है, तब रिलैक्स आपको महसूस होता है। लेकिन भरतनाट्यम के बाद जब आप कथक के घुंघरू पहनते थे, मैं जब पहनती तो मुझे बहुत भारी भारी सा लगता था। लेकिन क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट
मेरा परवरिश रहा है। जी। कोई भी चीज हल्का महसूस हो या भारी महसूस हो, टीचर, गुरु या पेरेंट्स के सामने बोलने का हम लोगों को हिम्मत नहीं था। ये चीज इसमें ही करना है और तुम्हें यही करना है। तो जो भी है वो अपने अपने अंदर ही था कि अरे भारी लग रहा है तो वो डांट पड़ेगा, बोल टीचर या मम्मी को बोलने से डांट पड़ेगा, तो ये सोचकर चुप हो जाती हूँ, चलो परिश्रम करना है, जी। बिना परिश्रम से कुछ नहीं आता है। तो ये बैठ गया था, तो वो तो चला। और डे बाय डे जब परफॉर्मेंस चलता रहा और मैंने जब टोटल ही भरतनाट्यम में शिफ्ट कर दिया है, तो उसके बाद से घुंघरू जो है, आप बोल सकते हो कि मेरा जो बीट है, हार्ट बीट है, वो घुंघरू के साथ है। जी। वो रिदम जब कान में ना जाए ना, वो घुंघरू का, तो लगता है कि चलो आज कुछ कम रहा डे टू डे लाइफ में। तो ये रिलेशन बन गया है, हार्ट बीट आप बोल सकते बिकॉज वो ही होता है कि अपनी कला में इतना डूब जाना कि जैसे मैं विजुअल आर्ट से बिलोंग करता हूँ, तो जो भी उसमें इक्विपमेंट्स या कैमरा यूज होता है वो एक अपना एक अनअटैचेबल पार्ट हो जाता है ना। सो इवन आप जब प्रोफेशनली या कुछ वर्क नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको लगता है कुछ खाली खाली सा, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो डिसरिस्पेक्ट भी है ना, जब आप यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप उसको पहन नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, वो तब तक सेपरेट रहेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होता है कि वो एक पार्ट बन जाना बॉडी का, आपका इंस्ट्रूमेंट या आपका जो भी साज है ना, जो भी संगत है अपने शरीर में उस चीज के साथ। जैसे कि मैम हम देखते हैं कि आर्टिस्ट लाइफ में ट्रेवल बहुत होता है ना। ट्रेवल करना बहुत खूबसूरत चीज है, बट जो बीच में जर्नी होती है वो ऑब्वियसली इंस्पायरिंग होती है, बट जितना टाइम लगता है तो वो थोड़ा सा किसी को भी आई थिंक वो सब एग्री करेंगे कि ट्रेवल इज अ बिग रिस्पॉन्सिबल जॉब। और फिर परफॉर्म करना है, फिर टाइम से आना है, रिहर्सल एंड ऑल सारा चीज। सो उसमें ट्रेवल में आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आर्ट रिलेटेड, कि जिससे आपको इंस्पायरिंग लगा हो या आपको अच्छा लगा हो कि हाँ मैं आर्ट में हूँ इसलिए मुझे ये मिला, है ना, वो आप कोई एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहें? ट्रैवलिंग तो था, अभी भी है। तो मेरे लाइफ में अभी तक जो जर्नी है, जो ब्लेस्ड मोमेंट आप बोल सकते हो, वो 2018 में मेरे पापा का स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन हुआ था। तो ज़्यादातर शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ डांस प्रोग्राम में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी काम रहता है, मम्मी पापा ही जाते थे। तो पापा के ऑपरेशन के बाद हम लोग मतलब पापा रेस्ट में थे और मुझे बनारस में परफॉर्म करने जाना था। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे घाट संध्या में। हम लोगों का घाट संध्या ही था परफॉर्मेंस का। तो जिस दिन मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, तो उस दिन सुबह मेरे पास वाराणसी रामकृष्ण मिशन से महाराज जी का मैसेज आया कि आप आ रहे हो, आपका पोस्टर देखा, तो अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पे एक परफॉर्म कर दीजिए। जी। तो इट्स लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम महिला कोई भी नृत्य नृत्यांगना रामकृष्ण मिशन में मेरे से पहले नहीं परफॉर्म कर रहे थे। तो जी। मेरे पास जब ये ऑफर आया, तो ना कहने का कोई सवाल था ही नहीं। जी। तो मैं घाट संध्या करके रामकृष्ण बनारस में परफॉर्म करने गई अगले दिन। तो अभी तक मैं इकलौती फीमेल डांसर हूँ जिन्होंने रामकृष्ण मिशन वाराणसी में अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो ये मेरे लाइफ का सबसे मतलब आप बोलते हैं कि मेमोरेबल जर्नी, जितना भी ट्रैवल मैंने किया है, ये एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है। जी। क्योंकि परफॉर्मेंस मैंने वहाँ पे
एक भजन था माता काली का, वो करके भरतनाट्यम में करके एंड किया था अपना परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस के बाद वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे माँ स्वरूप करके प्रणाम किया था और जयकारा लग गया था। तो ये बेस्ट इन माय लाइफ। बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल चीज भी है कि किसी गॉड को पोर्ट्रे करना या किसी गॉड रिलेटेड स्टोरी को पोर्ट्रे करना। बिकॉज जो लोग के पास शायद तस्वीर भी ना हो या स्टोरीज पहुंची ना हो उनकी भाषा में ट्रांसलेट होके, या वो बहुत दूर रहते हैं, तो कलाकार का ये बहुत एक तरीके से एक सौभाग्य भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम उनको उनके देव का दर्शन करा देते हैं, है ना। सो बहुत ब्यूटीफुल चीज होता है कि फिर खुशी होती है कि हाँ, कि हम किस एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, बट हम क्या कर रहे हैं आज। दोनों में सिमिलर, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं, पर हम सिमिलरिटीज देख के खुश हो रहे होते हैं कि देखो ये डिफरेंस देख के, है ना। सो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होता है कि हाँ, कि वी आर इन अ राइट ट्रैक, है ना। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि अब जब से सोशल मीडिया एंड ऑल आया है तो और ज्यादा परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड वाइड भी ज्यादा बढ़ गई हैं, ऑल ओवर इंडिया तो ऑब्वियसली और बढ़ी हैं। सो हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम परफॉर्मेंसेस एंड आउटडोर परफॉर्मेंस। आउटडोर आई एम सेइंग कि नेचर रिलेटेड, जैसे कोई रिलीजियस प्लेस, कोई ऐसा ऑस्पिशियस प्लेस, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल या ऐसी ओपन ग्राउंडेड प्लेस और एक ऑडिटोरियम, उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या दोनों की गुड क्वालिटीज हैं? फॉर्चुनेटली मुझे दोनों जगह में ही परफॉर्म करने का अवसर हुआ है। जी। दोनों नहीं, तीनों, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी बहुत परफॉर्मेंस दिया है कोविड सिचुएशन में। ऑनलाइन परफॉर्मेंस का एक जरिया है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो और आप अपने प्लेस में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस डाल सकते हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप अवेल कर सकते हो। तो मेरे साथ ये हुआ है। जो ऑडिटोरियम होता है वहाँ का जो एम्बियंस है, लाइट, साउंड और ऑडियंस, वो आते हैं आपके पास। वहाँ पे ऑडियंस अपना माइंड सेट करके आते हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ परफॉर्मेंस देखने के लिए। और जो नेचर मतलब आउटडोर में रहता है वहाँ पे तो कुछ कलेक्टिव ऑडियंस रहता ही है। जी। बाकी जो आसपास से गुजर रहे हैं ऑडियंस, उनको अट्रैक्ट करके दिखाना, ये एक चैलेंजिंग मेथड है। जी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने जहाँ पर भी परफॉर्मेंस किया है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। वहाँ सारे ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करे हैं। पर ऑब्वियसली मैं ये बोलूंगी कि ऑडिटोरियम का एम्बियंस एक आपका स्थिर रहता है। वो आते हैं कि मुझे ये परफॉर्मेंस देखना है। जी। और बाहर आप जब आउटडोर में करोगे, वहां पे आपके सामने से लोग उठेंगे जाएंगे, कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन आपको कंसंट्रेट करके जो बैठे हैं उनको दिखाना होता है और जो मूविंग क्राउड है उनको भी अट्रैक्ट करके दिखाना होता है। वहां पे आउटडोर परफॉर्मेंस में ऑडियंस मास बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ऑडिटोरियम में ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 हो सकता है, लेकिन मास जब आप जाओगे वहां पे मिनिमम 500-600 का क्राउड आपको रहेगा ही। जी। और भी आते हैं, तो दोनों का एम्बियंस अलग है। लेकिन जब वो ऑडियंस का जो ये बचता है, तो चलो जी।
ऑडिटोरियम में एसी है, अब जितना भी में नो एसी, स्वेटिंग ज्यादा, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मुझे जी ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑडिटोरियम और आउटडोर तीनों जगह में ही परफॉर्मेंस का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और मैं रेडी हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म मुझे दो। आई एम अ डांसर और मैं अपना 1000% दूंगी, 100 नहीं 1000% देकर ही ऑडियंस को प्लीज करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज वो जैसे जो पुरानी कहावत है ना कि जैसा जैसा देश वैसा भेष, तो जिस भी प्लेस में जाओ उसके जैसा हो जाओ, है ना। सो मैंने उसी से इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन बनाया है कि क्या डिफरेंस होता है ना। और जैसे आपने बोला कि एसी इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली, बिकॉज मैं ऑन करना भूल गया हूँ। तो जैसे हम देखते हैं मैम कि एक टीचिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और रिस्पॉन्सिबल भी है, और एक राइट टीचर मिलना भी बहुत ब्लेस्ड चीज है ना। बिकॉज सामने वाला लर्निंग बेसिस पे आ रहा है, उसे नहीं पता है कि इस टीचर को कितना आता है। ऑब्वियसली हम टीचर पे यही नहीं बोल सकते उन्हें नहीं आता है या कम आता है, बट फिर भी ना एक सब जगह से पूछ के जाते हैं। आज तो इतना अवेयरनेस है, बट लोग पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बट नहीं होता था काफी टाइम पे, हमारे टाइम पे भी हमेशा, आज से 10 years पहले भी नहीं होता था इतना एक्सपोजर की सबको सब कुछ पता हो, या एटलीस्ट कहीं इंफॉर्मेशन हो। सो एक राइट टीचर इंसान की लाइफ में क्या बदलाव लाता है, एक राइट ट्रूथफुल टीचर। जी आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, आप भी जहाँ पे खड़े हैं और हम भी जहाँ पे खड़े हैं ना, ये गुरु या टीचर का ही जी दान है। क्योंकि वो ही समझते हैं कि मेरे पास जो आ रहा है उसका एबिलिटी क्या है, जी उसको पॉलिश हम लोग कैसे करें। आज के डेट में देखिए, मैं भी टीचर ही हूँ। जी आज के सॉरी टू से टीचर को बहुत जज किया जाता है, जी इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जो टीचर है, इसका मतलब है वो जो सिखा रहा है वो हम्म सामने वाले से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको हम्म इस बात का नॉलेज है, इसलिए वो इस फील्ड में है। लेकिन क्या है, पेरेंट्स ज्यादा टीचर के एबिलिटी के ऊपर जज करते हैं, और बच्चों में जी ये दिमाग में बैठ, उन लोगों के सामने टीचर का आलोचना होता है। जी ये ठीक नहीं है। एक टीचर को पता है कि स्टूडेंट्स को कब कैसे सामने लिया जाए, स्टेज परफॉर्मेंस करवाया जाए, जी किस परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट को दिया जाए कि वो बेस्ट करे। और सिर्फ यही नहीं, हर परफॉर्मेंस, हर स्टेप उसको बेस्ट करवाना है, इसलिए टीचर का जी हक बनता है उसको समझाने का। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि टीचर का जज करो। मेरे माँ जी ने मुझे बोला कि मेरे से तुमको जितना सीखना था वो कंप्लीट है, अब तुम्हें जाना है। तब मैं गई, वहां से भी मुझे बोला गया कि मेरे पास जो है तुम्हें इसे कंप्लीट हो गया है, आगे सीखना है तो आगे जाओ। जी तो मैंने, मेरे जो जितने भी गुरुज थे, जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने बोला है तब मैंने चेंज किया है। जी तो ये टाइम थोड़ा देना चाहिए। जी अभी तो मतलब 6 महीने सीखा है, 7-8 स्टेज शो नहीं किया है, तो मतलब इस टीचर बहुत गलत है। छह हाँ, महीने भी नहीं, 3 महीने, ये बहुत एकदम उचित नहीं है। चाहे आपकी एजुकेशन के सिस्टम में हो, चाहे जी डांस की क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, बच्चे जब आते हैं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक दायित्व टीचर के ऊपर है। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और मेरे सारे
टीचर का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। अगर वो लोग मुझे प्रॉपरली नहीं सिखाते तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, और ना ही मैं कुछ सीख पाती, और स्टेज में कैसे परफॉर्म करना है वो भी मुझे नहीं पता होता है। एक म्यूजिक में कौन सा स्टेप करना होता है, ये गुरुजी हम लोगों को बताते हैं, तब हम लोगों को कोरियोग्राफी करने का समझ आता है। तो इसलिए समय देना पड़ता है, टीचर के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ता है। मेरा भी टीम है, मेरा खुद का भी परफॉर्मेंस ग्रुप है। मेरे जो परफॉर्मिंग ग्रुप है वहां पे जो ज्यादातर मुझसे सीखे हुए हैं, मेरे से बहुत सालों से सीख कर एक लेवल जाकर अभी वो लोग प्रोफेशनल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन वो एक जर्नी है, ठीक है, आपको वो जर्नी टीचर के साथ जाना है। आप इतना अगर चेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और टीचर को इतना मतलब उनका क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है। आप देखोगे कि छोटी छोटी बच्चियां 12 साल 13 साल वो अपने टीचर का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बिकॉज वही है ना कि सब फास्ट फॉरवर्डिंग हो गया है, एक्सपोजर इतना मिलता है कि सबको जल्दी जल्दी करना है। फास्ट फॉरवर्डिंग से तो कुछ होता ही नहीं। अगर फास्ट फॉरवर्डिंग से कुछ होता था तो एजुकेशन सिस्टम में क्यों पहले 10th का एग्जाम दिया जाओ, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, पीएचडी क्यों होता है बोलिए तो? जी। तो 6 महीने पहले पढ़ाई करके ही आप 10th पास कर जाओ। जरूरत नहीं है तो 10 साल स्कूल में बिताने की जरूरत है नहीं है। तो ये भी सेम ही है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखो जी। छुट्टियों में कुछ नहीं होता है, यही because बात है। faith on you have to be maintain a very strong faith on your teacher और गुरु। जी। फास्ट फॉरवर्डिंग में आप एक व्हाट्सएप ही कर सकते हो, 1 सेकंड में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो सकता है। 1 सेकंड में कोई डांसर या एजुकेशनिस्ट या कुछ भी नहीं बन सकता। जी। बिकॉज वही है ना कि एक टाइम पे आज से 10-15 इयर्स पहले एक्सपोजर्स नहीं थे, है ना, सिर्फ परफॉर्मेंसेस होती थी। और जो आपने बताया और वो मैंने भी काफी देखा है और सभी एग्री करेंगे कि 5-10 ईयर्स तक तो जाने भी नहीं दिया जाता था बच्चों को स्टेज पे, है ना। बिकॉज ये हर आर्ट में एक इशू है कि अगर एक सर्टेन इमेच्योर एज में आर्टिस्ट को तारीफ मिल जाए तो उसकी सर चढ़ जाती है ना। तो टीचर को पता होता है कि इसकी कमी क्या है, इसकी खूबी क्या है ना। ऑब्वियसली वो एज अ पेरेंट्स ही हो जाते हैं क्योंकि वो इतने घंटे हमें देख रहे होते हैं, है ना। और अगर हम कुछ किसी डिफरेंट वजह से भी मूड खराब है या कुछ कहीं और मन गया है तो कहेंगे कि आज मत करो प्रैक्टिस, आज देख लो, आज मत करो, आज ऐसी बैठो। क्योंकि उन्हें वो इतने घंटे देख रहे हैं, उतने सालों से सिखा रहे हैं। हम तो उनको टीचर देख रहे हैं, पर उनने हमारे जैसे 1000 बच्चे देखे हैं, या शायद किसी टीचर्स ने इवन लाख भी, है ना। तो वो एज अ काइंड ऑफ फिलोसफी वाले डॉक्टर हो जाते हैं। बिकॉज इतना बॉडी लैंग्वेज रीड करने का उनको नॉलेज हो जाता है कि उनके पास एक 5 साल के बच्चे 30 साल के इंसान भी होते हैं, तो एक एज वाइज भी किस तरह इंसान ग्रो कर रहा है उन्हें पता होता है ना। सो वही चीज की इसीलिए एक टीचर, बिकॉज आजकल लोग एक्सपोजर की वजह से या लाइक्स एंड फॉलोवर्स की वजह से कि आप सही टाइम पे एक मतलब कोई वीडियो रिपीटेटिव मोड पे डालिए तो एक दिन वो वायरल हो जाएगी एंड 10-20,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो फिर उनके यहाँ चल जाता है। फिर वो क्राफ्ट नहीं अपने फॉलोवर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना। सो वही चीज है कि पुराने टाइम पे होता था कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, आज है लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ओवर एक्सपोजर की वजह से कि अरे इतने व्यूज आ गए, इतने कमेंट्स आ गए, इतने लाइक्स आ गए, है ना। अगर क्राफ्ट अच्छा है, सॉरी मैं क्वेश्चन को एक डिस्कशन मैंने बना दिया, बट जस्ट आई एम कंप्लीटिंग कि अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है तो आपका कोई नाम देख के नहीं आएगा, उस चीज को इंसान सर्च करेगा कहीं या पढ़ेगा, फिर वो देखेगा वो एक्सपर्टीज में आपका नाम आ रहा होगा,
है ना। सो वैसा काम करना चाहिए कि एक्सपर्टीज में नाम है, ऐसा काम नहीं कि उस वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो आप भी उसमें से एक 50 या 100 में से एक दिख रहे हो, है ना। इफ यू हैव कि एक प्रोटेक्टिव प्रैक्टिस नेचर, तो आपको ऐसा करो कि उसमें कि अगर कंपटीशन लेवल भी कोई इतना हाई हो कि फिर आप उसमें टॉप 50 में आओ, है ना। फिर आपके 20,000 फॉलोवर्स हैं या 2,000, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो क्राफ्ट की वजह से आ रहे होंगे। और जैसा आजकल सोशल मीडिया है, फिर वो 2,000 ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, वो 20,000 या 2 लाख बन ही जाएंगे, है ना। सो वो लोगों को मेरा तो समझ में नहीं। 2 lakhs का भी हुआ नहीं और ना ही नहीं, मेरा भी नहीं है 1000। मैम, लालच भी नहीं है। हम अपने क्राफ्ट और अपने ट्रूथफुल नेचर की वजह से लगे पड़े हैं अपने क्राफ्ट में। फॉलोवर्स का, लाइक्स का मुझे भी इश्यूज नहीं और ना ही कभी होगा शायद। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टेक्निकल बन गया था क्वेश्चन और डिस्कशन। बट जैसे कि हम देखते हैं कि कला समाज के लिए भी, अपने खुद के लिए भी, या किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो, आजकल आप देखते ही हैं कि डांस एंड म्यूजिक या बहुत से अदर आर्ट फॉर्म, मार्शल आर्ट भी कितना यूज होता है किसी पर्सन के लिए। हॉस्पिटल्स में भी जाओ तो म्यूजिक बज रहा होगा, या कुछ कल्चर इवेंट्स उनके लिए होते हैं, कोई सीनियर सिटीजन के लिए भी। सो आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेल्थ वाइज कितना जरूरी है कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट एंड स्पेशली डांस, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम डांस फ्रेटर्निटी। जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो आज बैठी हूँ, जिंदा हूँ, जी। इसके पीछे डांस है। क्योंकि 2021 में मुझे कोरोना हुआ था, और बहुत ही खराब सिचुएशन था। तो मेरा लीवर पैनक्रियास डैमेज है, अभी भी है। मेरा 3 बार कोरोना हुआ है, फर्स्ट टाइम 2001 में हुआ है। तो उसके बाद कोई भी मेडिसिन मेरा काम नहीं कर रहा था, और प्रॉपर डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा था, क्योंकि तब लॉकडाउन चल रहा था। तो 2 महीना मेरा बहुत खराब गया था पोस्ट कोरोना सीजन। तो उसके बाद मेरे जो फैमिली फिजिशियन थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, और एग्जैक्ट क्या हुआ है पोस्ट कोरोना में मुझे बताया। और उन्होंने मुझे ये बोला है कि तुम डांस करो। मैं थोड़ा, ठीक है चलो डांस मिल गया, जिंदा हूँ। जब मेरा हालत सुधरा, और मेरे माँ साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए मैं बहुत पढ़ने लगी कि मेरा ब्रेन फॉग भी हुआ था, ब्रेन जी। में भी अटैक हुआ था। डांस थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी बेस्ट है स्ट्रेस रिलीज के लिए। आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो बहुत दिनों से, वहां से ओवरकम करने के लिए डांस थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी इज द बेस्ट वन। जी। हम जो मुद्रा हाथ में पकड़ते हैं ना, जी। डांस में बहुत सारे, वो मुद्रा थेरेपी आपको इनिशिएट स्टेज में मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। जी। मैंने, मेरा जब मेडिसिन प्रॉपर चालू हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अब तुम डांस करो, तो उस दिन से विद इन 20 days मैंने हाफ एन आवर का प्रोग्राम किया था। मेरा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्या है कि हम लोग जब एक परफॉर्म करते हैं तो मिनिमम 5 minutes का होता है। जी। उसमें क्या होता है, आपको स्टेप याद करना पड़ता है, फुटवर्क, एक्सप्रेशन, मुद्रा, मूवमेंट। 10 सेकेंड अंदर एक चीज चेंज होता है। जी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन काम करना चालू हो जाएगा, और वो एक एक्सरसाइज है। उससे आपका स्टोमक रिलेटेड, मतलब कोई भी पेट रिलेटेड कुछ हो, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और आप बिल्कुल फिट महसूस करोगे। ये एकदम एग्जाम्पल है, मैं जी। एग्जाम्पल हूँ इसका। मेरा ब्रेन फॉग हुआ था, ब्रेन फॉग चला गया है। मेरा लीवर पैनक्रियास डैमेज हुआ था, अभी भी थोड़ा बहुत मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है, क्योंकि
बहुत सारे मेरा कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो सिर्फ डांस थेरेपी के वजह से। और पोस्ट कोरोना 2021 के सितंबर के बाद से मैंने इसके ऊपर बहुत सारे कोरोना सर्वाइवर डांसर के हिसाब से बहुत सारे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। और मेरे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चियां आई है जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप डांस सीखो। जी तो आते हैं और ये एकदम प्रूफ्ड है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। आप एग्जाम्पल कोई भी चाहो, किसी भी स्टूडेंट को बोलो, मैं आपको हाजिर कर सकती हूँ। वो जी बोलेंगे कि हाँ हम लोग फिट है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल स्ट्रेस आपका कम होता है। ये जब प्रॉपरली काम करने लगता है ना, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। जी वेरी इम्पोर्टेंट डांस थेरेपी। और मैं आज खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ डांस थेरेपी। बिकॉज मेरा जो मेडिसिन डॉक्टर ने 6 मंथ्स के लिए प्रिस्क्राइब किए थे, मैंने जब डांस करना चालू किया, आफ्टर 2 मंथ्स सारे मेडिसिन बंद हो गए। तो आप ही सोचो क्या है डांस थेरेपी। जी बिकॉज मैं उस बात से टोटली एग्री इसलिए करूंगा बिकॉज जब मैं भी स्टार्टिंग में जॉब रहता था तो मैं सैटरडे संडे फोटो जर्नलिज्म असिस्ट करना है ना, सो मैं चले जाता था क्योंकि प्रेस क्लब एंड ये ऑडिटोरियम सब आसपास है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर में ही सब कुछ है। सो जितना भी हफ्ते भर का या दिन का थकान होता था सब उतर जाता था सैटरडे संडे, और मोटिवेशन मिल जाता था, एक सेल्फ मोटिवेशन बनने के लिए। और जो मेरी हेडेक इश्यूज एंड एलर्जी एंड ऑल ये हैं, जिसकी वजह से इतना ब्यूटीफुल फेस हो रखा है, सो उसमें भी मार्शल आर्ट, योगा एंड म्यूजिक थेरेपी बहुत हेल्प करता है। एंड डांस मुझे मेडिटेटिव वे में करता है, इसीलिए मैं क्लिक भी उसी शोज या उसी प्रोग्राम में करता हूँ जहां मैं मेंटली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इवन कितनी बार मैं कैमरा ले गया हो तो मैं ऑन नहीं करता, अगर मैं कनेक्ट फील नहीं करता तो मैं नहीं ऑन करता। सो वही कि मैं उस बात से टोटली एग्री करूंगा कि क्यों, इसीलिए। और वो ट्रुथफुल है, नॉट कि आपको वो फील हुआ या मुझे हुआ, वो प्रूव्ड सर्टिफाइड चीज है जो वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, है ना। सो इसी तरीके से मैम आशा करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आपका जीवन और मधुरम, और आपका संगीत, आपकी संगीत लहरी और मनोयोग आपके मधुरा मन से यूं ही जुड़ा रहे। और यही हम सबकी आशा है, और आगे भी इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और आप भी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, समाज में भी प्यार फैलाते रहिए अपने कला के जरिए। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। और आशा करती हूँ कि आपका फोटोग्राफी का भी कुछ मिले, कभी आपसे मुलाकात हो जरूर। जाए। आप कोलकाता, आप मैं आपके बनारस प्लेस आए थे, आऊँ। आपने बताया नहीं। जब भी आप हमारे बस रेडियस में आए वो तो आप तो बता घूमने दीजिएगा। चलेंगे। जी 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 अच्छा ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप भी अगर कोलकाता आए तो बताना, और जी मैं जी, भी जरूर। अगर आउट ऑफ कोलकाता कहीं जाती हूँ तो जी बताऊंगी। और मेरा जरूर। कल ही एक परफॉर्मेंस है कोलकाता में, जी मैम। तो उसका हाँ, फोटो और वीडियो रहता है तो शेयर भी करूंगी। जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के जी, लिए। और थैंक यू आशा सो करते हैं, जी आशा करते हैं, आई थिंक अगर आप चेन्नई जाएंगी, फेस्टिवल का नाम मैं भूल रहा हूँ जो चेन्नई में होता है ना, कृष्ण ज्ञान सभा, आई थिंक। हाँ बहुत सारा होता है, हाँ। हाँ मैं मतलब मेरे को, हाँ 17 में लास्ट गई। हाँ, मैं तो आई थिंक उसमें गया ही नहीं हूँ क्योंकि जब भी मेरा वहां को ट्रेवल रहता है तो मैं आ रहा होता हूँ। सो बहुत से लोग मुझे रास्ते में मिलते थे कि अनु आप आ रहे हो जा रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं तो दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तो इस बार मैंने प्लान किया है कि उस बीच मुझे काम भी है, बेंगलोर एंड चेन्नई एंड हैदराबाद। सो आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी मेरे टूर बहुत है वहाँ के, तो मैं जो भी 5-6 डेज करा, सो सारे आर्टिस्ट ऑलमोस्ट मोस्टली भरतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम के जो तब तक
जुड़ चुके होंगे या जुड़ने वाले होंगे, सबसे मिलना हो जाएगा हाँ जरूर। इन बिटवीन एक 15 दिसंबर टू हाँ, 15 पहले जनवरी बिटवीन। मिलने के बाद तो एक सेल्फी लेना है, मिलने के जी बाद तो मैम, एक सेल्फी, जी जी, आप फिर आप। कोई याद दिलाना पड़ेगा, बिकॉज मैं भाग जाता हूँ सेल्फी लेने में। अच्छा ठीक, ठीक है, वो बैक कैमरा से ले लेंगे फोटो। जी मैम, एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू। आप खुश रहिए और अपनी कला को यहीं आगे बढ़ाते रहिए। हम भी जरूर आपकी कला से जल्द जुड़ेंगे, आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।